चलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज को समझने से पहले तुम्हें मुझे दो टर्म समझानी पड़ेगी। एक टर्म है मेरी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और दूसरा एक मेरा टर्म है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो मैं पहले होमोलोगस सीरीज, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज होमोलोगस सीरीज। पर उस होमोलोगस सीरीज को समझाने से पहले हम इन दो टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं और आपके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब एल्काइल ग्रुप को समझने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, एल्केन्स क्या थे? मैंने आप लोगों को एल्केन्स पढ़ाया ना। एल्केन्स वो थे, एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन थे। क्या थे? हाइड्रोकार्बन थे ना एल्केन्स, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन से थे, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा था? ओनली सिंगल बॉन्ड, राइट। उनका जर्नल फॉर्मूला क्या था? एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2, यही था ना एल्केन का जर्नल फॉर्मूला। अब मुझे जरा बताओ, एल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या था? मैथेन। एल्केन सीरीज का पहला मेंबर था मैथेन। फॉर्मूला बताओ, मैथेन का फॉर्मूला C1H4। क्या तुम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे? सही बना है? कोई दिक्कत? एल्केन सीरीज का दूसरा मेंबर क्या होगा? एथेन, है ना। हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है इसे। नहीं सीखा तो जरा एक बार वीडियो देख लेना। C2 और H6, यही है ना हमारे पास। क्या है ये? एथेन। सही ड्रॉ किया है, गलत किया है? अब मैं इसका थर्ड मेंबर बनाऊंगी तो थर्ड मेंबर क्या होगा? प्रोपेन। फॉर्मूला C3H8। और आप लोग उसका स्ट्रक्चर बनाओगे कार्बन के 3, और फिर यहाँ पर क्या अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन, राइट। हमारे जो एल्केन्स थे वो हाइड्रोकार्बन थे जिनमें कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ था? सिंगल बॉन्ड से। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हम एल्केन सीरीज के जो मेंबर्स है ना, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, अगर इनमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, क्या हटा दूं? एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो आपको जो मिलेगा ना उसी को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। समझ गए? उसी को आप क्या बोलते हो? एल्काइल ग्रुप। कैसे? जरा ध्यान से देखो, मेथेन इज CH4, राइट। मेथेन इज, अब इस CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। क्या हटा दिया? एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो ध्यान से सुनो, आपके पास क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, यही बचेगा। क्या ऐसे बनाओगे ना इसका स्ट्रक्चर कि 3 हाइड्रोजन तो ये रहे और चौथी वैलेंसी क्या पड़ी हुई है? खाली। सही है ना? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कितनी वैलेंसी होती है? तभी तो आपने इसको CH4 लिखा था, राइट। क्या लिखा था? कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी थी तो स्टेबल था, दैट इज मेथेन। पर मैं कह रही हूँ अब इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दो, तो अब कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है? 3। एक तो खाली पड़ी हुई है ना अभी, यानी कि ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ये एक स्टेबल कंपाउंड, अब ये स्टेबल कैसे होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर पहले समझो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। जब आप अपनी एल्केन सीरीज के मेंबर्स में से एक एक हाइड्रोजन हटा देते हो, क्या हटा देते हो? एक एक हाइड्रोजन हटा देते हो, तो आपको जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या मिला? CH3 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाया गया है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, अभी यहाँ पे आके कोई ना कोई चीज अटैच होगी। समझ गए ना? अभी यहाँ पे आके कोई ना कोई चीज अटैच होगी। अब दूसरा देखो, एथेन। दूसरा क्या है? अब यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन हटाना है, हटा दिया। तो अब मेरे पास एल्काइल ग्रुप का जो दूसरा मेंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? C2H5 और एक सिंगल बॉन्ड। सही है क्या? क्या मैं C2H5 को ऐसे लिख सकती हूँ? देखो जरा, ये क्या है? CH3। ये क्या है? फिर क्या लगाऊंगी? सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये क्या मिल गया मुझे? एल्काइल ग्रुप का दूसरा मेंबर C2H5। सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? अब थर्ड देखो, थर्ड क्या बनेगा तुम लोग मुझे बताओ। थर्ड क्या मिलेगा? C3H7 सिंगल बॉन्ड। भाई आपका प्रोपेन है ना C3H8,
इसमें से क्या करना था, एक हाइड्रोजन हटाना था, तो क्या बना C3H7 सिंगल बॉन्ड। इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। सही है क्या, कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो मैंने इधर राइट किए हैं ये क्या है, मेरे एल्काइल ग्रुप। क्या है, मेरे एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप मुझे कैसे मिले, जो मेरे एल्केन सीरीज के मेंबर्स थे, एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड थे उनमें से मैंने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या कर दिया, और जो मुझे मिला वो क्या मिले मेरे पास, एल्काइल ग्रुप के मेंबर। सही है, कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो, हमने अब एल्काइल ग्रुप का भी एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। एल्काइल ग्रुप का भी एक जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जरा देखो। आपके एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, यही था क्या, यही था एल्केन का। अब मैंने कहा इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या कर दो, एक हाइड्रोजन, तो इस +2 की जगह पे क्या लगा दो, +1, पर एक वैलेंसी खाली रह जाएगी तो एक बॉन्ड दिखा देंगे। तो ये बन गया तुम्हारे एल्काइल ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला। समझ गए, हमारे एल्काइल ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 विद अ सिंगल बॉन्ड। ये दिखा रहा है कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहेगी किसी एक कार्बन की। अब जिसमें n की वैल्यू 1 पुट कर लो तो क्या तुम्हें CH3 मिलेगा। अब इसमें n की वैल्यू 2 पुट करो, C2 2 2 जा 4 + 1 5, तो C2H5। n की वैल्यू 3 पुट करो, C3 3 2 जा 6 6 + 1 7, तो C3H7। नहीं आई बात समझ में? अब इनका नाम भी देख लेते हैं। जब कार्बन का एक होता है तो नाम में क्या लिखते हैं, मेथ, क्या लिखेंगे, और ये कौन सा ग्रुप है, आइल, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। समझ गए, क्या बन जाएगा, मिथाइल। जैसे एल्केन सीरीज के नाम के पीछे एन, एल्कीन के नाम के पीछे इन, एल्काइन के नाम के पीछे आइन, तो इसके नाम के पीछे आई लगा दो। अब यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 2, तो 2 को आप क्या कहते हो, एथ, और इसके बाद आइल, एथाइल। कार्बन के 3 है तो क्या बोलोगे, प्रोप, और बाद में क्या लगा दोगे, आइल, प्रोप आइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आप चाहो तो उसे इस तरह से लिख सकते हो, चाहे तो उसे इस तरह से एक्सपैंड करके लिख सकते हो। कुछ जगहों पे ऐसे दिखेगा, कुछ जगहों पे ऐसे दिखेगा। प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ आ जाएगा कि ये दोनों एक ही बात है। अभी समझ आया क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब एक बार तुम्हारे बुक में से एल्काइल ग्रुप को देख लेते हैं। आपकी बुक में कहा गया है एल्काइल ग्रुप तब आपको ऑब्टेन्ड होता है जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन आटम को क्या कर देते हो, हटा देते हो। कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया, कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ, क्या एल्काइल एग्जिस्ट करेगा, क्या ऐसे अकेले मिथाइल का भी मिल जाएगा तुम्हें? हमें ऐसे मेथेन मिलता है, मिलती है ना मेथेन गैस, मैंने आपको बताई थी ना, मेथेन गैस हमारे सारे फ्यूल्स में मिलती है। जो गैस वाले फ्यूल्स हैं उन सब में आपको मेथेन गैस मिलती है। तो आपको मेथेन गैस ऐसे मिलती है ना, क्या आपको कभी नेचर में मिथाइल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? स्टेबल कैसे हो गया? कार्बन की तो वैलेंसी पूरी नहीं है, पूरा कंपाउंड ही नहीं बना भी। जब हम लोगों ने एल्कीन सीरीज पढ़ रहे थे तो मैं कह रही थी एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर नहीं होता मैथीन, यही समझाया था मैंने, बोला था एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर मैथीन, और वहां पे रीजन क्या दिया था, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, बनेगा ही नहीं। तो ऐसे ही मिथाइल कभी हमें ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनो कैसे मिलेगा। यहाँ पर अभी एक वैलेंसी क्या है, खाली है, इसकी भी एक वैलेंसी क्या है, खाली है, इसकी भी एक वैलेंसी क्या है, खाली है। तो यहाँ पर आकर जुड़ेंगे कुछ चीजें। अब यहाँ पे आके जो जुड़ेगा ना उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? आपके एल्काइल ग्रुप में जो एक वैलेंसी रह जाती है अनसेटिस्फाइड, उस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के भी डेफिनेशन समझेंगे। पहले समझो हमारे सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। इस खाली वैलेंसी में क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। समझ गए? या फिर इस खाली वैलेंसी में OH आ सकता है। क्या आ सकता है? समझ गए? अल्कोहल बनता है ये, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उस ये जो खाली वैलेंसी पड़ी हुई है, इस खाली वैलेंसी में CHO आ सकता है जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब इन सबको समझोगे
ठीक है ना, इन सबको अभी अच्छे से समझेंगे। या फिर यहाँ पर आ सकता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। या फिर इस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आ सकता है कीटोन ग्रुप। आपके सिलेबस में बस यही है। कैसे मैं समझाती हूँ। पहला क्या था, CH3, क्या था। अब देखो इस CH3 की एक वैलेंसी खाली थी, इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, क्लोरीन, या इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, ब्रोमीन, या इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, आयोडीन, या इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, OH, या इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, CHO, या इस खाली वैलेंसी में क्या आ सकता है, COH। समझे क्या मेरी बात को। तो ये जो एक एक वैलेंसी खाली पड़ी हुई है ना, इसमें मैं इन चाहे में से कुछ भी उठा के लगा सकती हूँ, कुछ भी उठा के लगा सकती हूँ। और ध्यान से सुनो, जब आप लोग इस खाली वैलेंसी में OH लगाते हो तो अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी। जब इस खाली वैलेंसी में आप CHO लगाते हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हो, तो बिल्कुल एक नया कंपाउंड सामने आता है जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी। इस खाली वैलेंसी में अगर आप COOH लगा देते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हो, तो एक नया ही कंपाउंड बन जाता है जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी। समझे मेरी बात। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इसमें ये है ना CH3CH2 इथाइल ग्रुप, अगर इस इथाइल ग्रुप में OH लगा दूं तो ये पीने वाली शराब बन गई, इथाइल अल्कोहल। जो लोग पीते हैं ना शराब, दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन अगर इस खाली वैलेंसी में मैं COOH लगा दूं, क्या लगा दूं, COOH लगा दूं, सही है ना, तो ये उस फैमिली से मिलता है जिसे आप लोग विनेगर फैमिली कहते हो। सिरका पड़ा है, सिरका, ये सिरके वाली फैमिली में चला गया, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी आ गई। फैमिली है ये, विनेगर नहीं है, विनेगर दूसरा होता है, विनेगर होता है CH3COH। अगर इस CH3COH लगा दूं तो ये विनेगर बन जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को। एल्काइल ग्रुप्स क्या थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यही थे ना। इनकी एक एक वैलेंसी क्या पड़ी थी, खाली पड़ी थी। अब उस खाली वैलेंसी को भरने के लिए जो ग्रुप आते हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं। और हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। ये आएगा तो ये बिल्कुल अलग चीज बनाएगा, ये आएगा तो ये बिल्कुल नई चीज बनाएगा, ये आएगा तो एक नई चीज मिलेगी, ये आएंगे तो एक अलग नई चीज मिलेगी। इसका मतलब है इनके जुड़ते ही इसकी खुद की प्रॉपर्टीज कुछ है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होंगी, इनकी वजह से। समझ गए ना मेरी बात। जैसे मैंने कहा आपने इसमें OH लगाया तो अल्कोहल बन गया, इसमें COOH लगाया तो विनेगर फैमिली आ गई। तो इन्हें लगाते ही इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। और इन सब की प्रॉपर्टीज सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं कि इनसे जुड़ने कौन आया है। समझ आ गया। तो अभी समझ आया अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये समझ आया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एक बार आपकी बुक में फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, पढ़ लो। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन एग्जाम में इतनी ज्यादा पूछी नहीं गई है, पर फिर भी एक बार याद कर लो, अगर बाई चांस आ गई तो तुम्हें आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या तो क्या होंगे, एटम होंगे, या फिर ग्रुप ऑफ एटम होंगे। देखो क्या ये एटम है, क्या ये एटम है, क्या ये एटम है, ये तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना। एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है और एक HR है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके एटम्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of organic compound। अब ये ग्रुप ऑफ एटम या एटम एक मैनर में जाकर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ेंगे और फिर उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ गए। जब ये आपके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, तो इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्स इनकी वजह से होगा, तो इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नहीं आई क्या बात समझ में, क्लियर आ गई। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ये COOH, इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, एक आप लोगों ने पढ़ा था एल्केन, क्या पढ़ा था, उनमें कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। एक आपने पढ़ा था एल्कीन, उसमें कौन सा बॉन्ड था, और एक आपने पढ़ा था एल्काइन, उनमें कौन सा बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड। सही है ना, कोई दिक्कत है क्या।
एल्कीन में हम डबल बॉन्ड को ही उसका फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है ना। जो आपके एल्कीन सीरीज थे उनमें आपको याद है ना, एल्कीन और एल्काइन तो हाइड्रोकार्बन थे, क्या थे? तो उसमें तो सिर्फ कार्बन आ सकता है और सिर्फ क्या आ सकता है, ये तो नहीं आ सकते ना, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो हाइड्रोकार्बन थोड़ी बचेगी। तो एल्कीन तो हाइड्रोकार्बन था, एल्काइन भी हाइड्रोकार्बन था, तो उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ये तो नहीं होंगे। पर हम मान लेते हैं कि एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप उसका डबल बॉन्ड है और एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप उसका ट्रिपल बॉन्ड है। समझ गए? एल्कीन और एल्काइन में ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट हम मानते हैं कि एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप उनके डबल बॉन्ड होंगे और एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप उनका ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ तक समझ आ गई? कोई दिक्कत है क्या? अब फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, तुम्हारी बुक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। पहली क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मैं मिथाइल में भी OH जोड़ देती हूँ। क्या करती हूँ? मिथाइल में भी क्या जोड़ दूँ? OH। तो जब किसी चीज से OH जुड़ता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं, तो इट्स बिकम मिथाइल अल्कोहल। इसमें भी OH जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। और इसमें भी जोड़ दूंगी, जो आपका प्रोपाइल था उसमें भी अल्कोहल जोड़ दूंगी, तो इससे क्या बोलूंगी? प्रोपाइल अल्कोहल। तीनों में क्या जोड़ा है? OH। तीनों में क्या जोड़ा है? मैंने तुमसे कहा था कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, राइट? हमारे फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इन सब में तो सेम ही फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है ना, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम। समझ गए क्या? यही तुम्हारा पहला पॉइंट है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। समझ गए मेरी बात? अब अगर हम इनकी केमिकल टेस्ट करने बैठेंगे, क्या करने बैठेंगे? केमिकल टेस्ट। आप लोग इस चैप्टर के एंड तक जाते जाते केमिकल टेस्ट भी पढ़ोगे, तो इन सबका सेम केमिकल टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? सेम, क्योंकि सबके पास OH ग्रुप है। आई क्या मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलूं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर। अब देखो, पहले मैं CH3 में OH जोड़ दूं, एक बार मैं CH3 में CHO जोड़ दूं, एक बार मैं CH3COH जोड़ दूं, तो था तो CH3 पर मैंने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है, तो अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग अलग। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग अलग। समझ गए? तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होते ही उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। यानी मेन काम इस फंक्शनल ग्रुप का है। समझ गए? इस एल्काइल ग्रुप का मेन काम नहीं है। समझ आ गई? थर्ड प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। ये थर्ड प्रॉपर्टी मैं तुम्हें अभी समझाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से आज की क्लास है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? ये जो जुड़ा है ना, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? और ये जो जुड़ा है ना, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? समझ गए ना? तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन पे। दीज आर कार्बन चेन ना, मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, प्रोपाइल में 3 कार्बन है, तो इन्हें हम कार्बन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्बन की चेन डिसाइड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो नोट में यही लिखा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन मेनली द फिजिकल प्रॉपर्टी, whereas functional group is responsible for the chemical property और reactivity of compound। समझ आ गया? फंक्शनल ग्रुप ज्यादातर डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर डिपेंड करती हैं आपकी एल्काइल ग्रुप या केमिकल चेन पे, सॉरी कार्बन चेन पे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब समझते हैं होमोलोगस सीरीज।
जिस पर ये चैप्टर डिसाइड, मतलब आज की जो क्लास है जिसके लिए थी। अब आप लोग एक बात बताओ, जब तुम लोग मार्केट से बनाना खरीदने जाते हो तो वो एक बंच दे देता है। मान लो तुम लोग 12 बनानास लेने गए थे, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, एक बंच देगा ना वो, जिसमें 12 बनाना होंगे। क्या वो 12 के 12 बनाना का टेस्ट एक जैसा ही होगा? होगा ना। अगर आप लोग ना एक बंच में से वो 12 केले मिले हैं ना, तो उन सबका टेस्ट क्या होगा? सिमिलर। बट अगर दो अलग अलग बंच से आएंगे तो उनका टेस्ट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर एक बंच उठा के दिया है तो सारे केले एक जैसे दिखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, कोई छोटा कोई बड़ा। ऑलमोस्ट सबका साइज क्या होगा? सेम। ऑलमोस्ट सबका टेस्ट क्या होगा? सेम। ऐसे ही होता है हमारे होमोलोगस सीरीज भी। हमारी जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, मैं आपको समझाती हूँ छोटी सी लैंग्वेज में, उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन दूंगी, उसके बाद प्रॉपर्टीज दूंगी। एंड होमोलोगस की प्रॉपर्टीज हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। बोला जाता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो पहले ध्यान से सुनो, मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया? एल्केन। क्या पढ़ाया? फिर मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को? एल्कीन। फिर मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? एल्काइन। सही है ना। फिर क्या पढ़ाया था? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप में अगर OH जोड़ दोगे तो वो अल्कोहल सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मैं यहाँ पर अल्कोहल सीरीज लिख देती हूँ, ठीक है। अब अगर एल्काइल ग्रुप में, अगर आप एल्काइल ग्रुप में हेलोजन जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो? तो क्लोरीन जोड़ा है तो क्लोरो फैमिली बन जाती है। ब्रोमीन जोड़ते हैं तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए हेलोजन ही लिख देती हूँ, ठीक है ना। और एक लिख देते हैं एल्डिहाइड। क्या लिख देते हैं? एल्डिहाइड सीरीज। अल्कोहल सीरीज, हेलोजन सीरीज, एल्डिहाइड सीरीज, ठीक है। एल्केन सीरीज तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, क्या थी? CH4 C2H6 C3H8 C4H10 पढ़ी है ना, सही है। एल्केन सीरीज भी आप लोगों ने पढ़ी थी। पहला तो इसमें होता नहीं था C2H4 C3H6 C4H8, इसमें भी पहला ये तो होता नहीं था। क्या होता था? C2H2 C3 कितना? 4 C4 4 2 जा 8 6, सही है क्या? ठीक है ना। अब अल्कोहल सीरीज क्या होगी? CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH, सही है। ऐसे ये क्या होगा? CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl C4H9Cl, ऐसे इसकी भी एक सीरीज होगी। कैसे होगी? CH3CHO C2H5CHO C3H7CHO। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये आपकी होमोलोगस सीरीज है। ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज, ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, हेलोजन की होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज है क्या? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? होगी, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्या इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? होगी। इसका फंक्शनल ग्रुप OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, इसका फंक्शनल ग्रुप CHO और इसका डबल सिंगल बॉन्ड। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। सही है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? इन सब को एक ही जर्नल फॉर्मूले से दिखाया जा सकता है। क्या इसको एक ही जर्नल फॉर्मूले से दिखा सकती हूँ? दिखा सकती हूँ। क्या था जर्नल फॉर्मूला? CnH2n प्लस। तो एल्केन बनाने के लिए बस ये याद रखना है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे ये मिलेगा, 2 पुट करोगे ये मिलेगा, 3 पुट करोगे ये मिलेगा। क्या इस पूरे को एक ही जर्नल फॉर्मूले से दिखाया जा सकता है? बिल्कुल दिखाया जा सकता है। किससे? CnH2n-2, इसको भी दिखा सकते हैं। CnH2n, इसको दिखा सकते हो, बिल्कुल। CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप और साथ में OH, सही है ना। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप और ये क्या है? OH। तो इधर लगाओ OH, इधर एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला। क्या इसे मैं एक ही जनरल फॉर्मूले से दिखा सकती हूँ? बिल्कुल। ये क्या जुड़े हुए हैं? एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 और बाद में क्या जोड़ रखा है? ऐसे इसका क्या होगा? CnH2n+1
CH। समझ गए क्या बात को? तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनके सारे मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, जिन्हें एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर इस सीरीज की बात करोगे तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूंगी, n की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और सीरीज बन जाएगी। समझ गए? अब इस पे आ जाओ। क्या सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी ना? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे होंगी? ऊपर से नीचे आने पे मास बढ़ रहा है ना? देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास? 12 + 4 कितना हो गया? 16U। सही है गलत है? इसका देखो, कार्बन का मास 12, 12 × 2 24 + 6 तो कितना आ गया? 30U। तो डायरेक्ट लिखते हैं, इसका मास कितना है? 30U। सही है? अब इसका निकालते हैं, कार्बन का मास 12 3 अच्छा टोटल कितना आ गया? टोटल निकाला है ना? नहीं, चलो 12 × 3 कितना हो गया? अरे बताओ, 12 3 36 + 8 कितना हो जाएगा? 44U। सही है? अब देखो ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होगी। क्या होगी? पर ऐसे नहीं किसी की कुछ भी है, इंक्रीज होगी ग्रेजुअली, एक ऑर्डर में इंक्रीज होगी। समझ गए? तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है? चेंज, और वो भी ऑर्डर में चेंज होती है सबकी। ऊपर का मास कम, नीचे का मास ज़्यादा, तो ऊपर से नीचे आने पे सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, बट एक मैनर में इंक्रीज होंगी। समझ गए मेरी बात? एक और बात पे नोट करो, इसका मास कितना है? 16। इसका मास क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, कितना आ रहा है? इसका मास है 16U, इसका मास है 30U। कितना डिफरेंस आ रहा है? 14U। कितना डिफरेंस आ रहा है? आप इन दोनों का डिफरेंस बताना। ये भी तो 14U ही है, नीचे वाले का भी चेक करोगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा? तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनके किन्हीं भी दो मेंबर के बीच का मॉलिक्यूलर डिफरेंस कितना होता है? 14U। अब आप कोई सा भी चेक कर लो, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का मॉलिक्यूलर डिफरेंस कितना होता है? 14U। आप कहीं भी चेक कर लो। तो एक बार इन दोनों का चेक करते हैं। कार्बन का 12 2 24 + 4 कितना आ गया? 28। इसका चेक करते हैं, 12 3 कितना? 12 3 36 + 6 कितना आ जाएगा? 42। सही है ना? अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना। गड़बड़ हो रही है क्या? 14 आ रहा है ना? समझे मेरी बात को? आप कोई भी सीरीज ले लो, ये वाली सीरीज, जो भी सीरीज मन चाहे वो सीरीज ले लो, किसी भी सीरीज के किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच का मॉलिक्यूलर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 14U आएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? एक और चीज समझाती हूँ, देखो जरा, इसे हटाती हूँ, अच्छे से देखना जरा। इधर कार्बन के कितने हैं और इधर कार्बन का, यानी एक कार्बन इंक्रीज हुआ है ना? कितना कार्बन बढ़ा है? हाइड्रोजन के कितने बढ़े हैं? तो यानी CH2 का डिफरेंस है। नीचे देखो, कार्बन का कितना डिफरेंस है? 1, हाइड्रोजन के 2, कितना डिफरेंस है? आप यहाँ से उठा के कोई भी सीरीज चेक कर लो, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आएगा। देखो कितने कार्बन के इंक्रीज हुए? 1। हाइड्रोजन के कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 2। समझ गए? तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। अभी तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसे हम एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होती है, जैसे कि ये सारी एक होमोलोगस सीरीज है। समझ आ गया? अब आपकी बुक में से एक बार होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं।
होमोलोगस टॉपिक इम्पॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार अच्छे से याद कर लेना। डेफिनेशन देख लो, ए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये एक ग्रुप है ना ग्रुप, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो डेफिनेशन कहती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा सेम और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम। स्ट्रक्चर मैं तुम्हें इन सबके बनवा चुकी हूँ, तो तुमने देखे थे स्ट्रक्चर सबके सेम थे, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप, जिसमें आगे आने वाला कंपाउंड सिर्फ कितने से डिफर करेगा CH2 से। यहाँ तक समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर लेते हैं, तुम्हारी बुक में टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सारी मैंने समझा दी। पहला है ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर द सेम जर्नल फॉर्मूला, सही है ना, होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का एक ही जर्नल फॉर्मूला होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ईच मेंबर ऑफ सीरीज डिफर्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग वन बाय एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप एंड बाय मॉलिक्यूलर मास 14 AMU। किसी भी होमोलोगस सीरीज में आगे आने वाला कंपाउंड CH2 से डिफर्ड करेगा या फिर आगे आने वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 14U ज़्यादा होगा। समझ आ गया? थर्ड पॉइंट रीड कर लेते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर चेंज ग्रेजुअली, शो ग्रेडियंट इन प्रॉपर्टीज एज नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल इंक्रीज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। देखो थर्ड पॉइंट कहता है कि जब मैं होमोलोगस सीरीज में आगे की तरफ बढ़ूंगी तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। समझ गए ना? ऊपर से नीचे आने पे फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी बट एक रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज होंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर बार कार्बन एटम बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो ना, हर बार एक कार्बन एटम इंक्रीज होता है। तो कार्बन एटम के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास। क्या इंक्रीज हो रहा है? इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, उसमें कैसे स्मेल आती है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट आएगा। समझ गई क्या मेरी बात? चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट बोलता है होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। तुम्हारी बुक में ना एक रिएक्शन लिख के समझाया है, वो रिएक्शन मैं अभी नहीं समझाऊंगी। जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे ना, सेकंड सेक्शन, तब आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा कि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है। अभी मैं नहीं समझा रही हूँ, चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और इसमें जो रिएक्शन दी गई है ना बुक में, वो भी तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। अभी बस ये समझ लो कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। फिफ्थ है, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जर्नल मेथड। ये समझा देती हूँ। देखो मैं इसे छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। आप इसको जिस तरीके से बनाओगे ना, आप C2H4 को जिस भी तरीके से बनाओगे, सेम वही तरीका हम इसमें भी यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग लैब में मीथेन को जैसे बनाओगे ना, आप एथेन को भी लैब में उसी मेथड से बना सकते हो, आप प्रोपेन को भी लैब में उसी मेथड से बना सकते हो। समझे मेरी बात? तो हम होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को सेम जर्नल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ आ गया क्या? हो गया आपका होमोलोगस सीरीज खत्म। एग्जाम्पल दी गई है आपके बुक में, पहले एल्केन दिया है, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्कोहल, और ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस। अब एक बार देखो, सिग्निफिकेंस तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। देखो अगर मैंने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी याद कर ली तो क्या नीचे वाले की केमिकल प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत पड़ेगी? जब इसके याद है तो इससे सबकी तो याद ही होगी, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर ली तो बाकी की तो मैं खुद बना पाऊंगी ना, थोड़ा थोड़ा ही तो इंक्रीमेंट होना है ना। तो अगर मैंने किसी सीरीज के एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी लर्न कर ली और एक मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न कर ली, तो बाकी की मैं अपने आप कर सकती हूँ।
यानी होमोलोगस सीरीज को तैयार करने से ये फायदा हुआ कि हमें इतने सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है, हर सीरीज के एक की कर लो, बाकी की ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी। ये है इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो देखो सिग्निफिकेंस का फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी इफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट फ्यू मेंबर ऑफ सीरीज आर नोन। अगर पहले के कुछ कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएंगी तो नीचे वालों की प्रॉपर्टीज आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। समझ गए क्या? दूसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर नीचे वाले कंपाउंड अभी तक प्रिपेयर नहीं किए गए हैं, अभी तक मान लो नहीं बने, ठीक है ना, मान लो ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हेक्सेन नहीं बना है, वैसे बन चुका है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, मान लो अगर एल्केन सीरीज का हेक्सेन नहीं बना है, हमने आज तक पेंटेन तक बना रखा है, सही है, तो क्या तुम्हें हेक्सेन की प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी? तुम्हें पता होंगी ना, तो तुम उसकी प्रॉपर्टीज पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। समझ गए? तो अगर सीरीज में ऊपर के कुछ कंपाउंड बन चुके हैं और नीचे के जो कंपाउंड नहीं बने हैं उनकी प्रिडिक्शन हम पहले से कर सकते हैं, उनके बारे में हम पहले से जानकारी पता कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या है? नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिस्टमैटिक स्टडी के लिए होमोलोगस सीरीज तैयार की जा सकती है। एंड सिस्टमैटिक स्टडी आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना। सिस्टमैटिक स्टडी आप लोगों ने एटम्स को एक टेबल में कन्वर्ट किया था, जिसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल बोली थी। उसे करने से क्या फायदा हुआ था? आप आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते थे, आप आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न कर सकते थे। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। होमोलोगस सीरीज बनाने से सिस्टमैटिक स्टडी की जा सकती है, इन्हें आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से लर्न किया जा सकता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? तो होमोलोगस सीरीज करते हैं कंप्लीट। एंड कल की क्लास में करेंगे आयुपैक नेम, जो तुम्हारी 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।